आज के वीडियो में हम चैप्टर 6 म्यूचुअल फंड को डिस्कस करेंगे। इसका वेटेज एग्जाम में 5 मार्क्स का है। म्यूचुअल फंड भी चैप्टर 5 की तरह अपने आप में एनआईएसएम की एक सीरीज है, एनआईएसएम 5A। यहाँ पर म्यूचुअल फंड का ओवरव्यू देकर एक चैप्टर बना दिया गया है। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड, सही है, टीवी में ऐड आती रहती है। तो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं? अलग अलग स्कीम्स निकालते रहते हैं जिसमें इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो बहुत सारे इन्वेस्टर मिलकर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। अलग अलग इन्वेस्टर से थोड़ा थोड़ा पैसा आया, मिलके क्या हो गया, पूल बन गया। उस पूल को म्यूचुअल फंड अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट कर देता है। फिर जब इन्वेस्ट करता है उससे जो रिटर्न आती है वो सारी वापस इन्वेस्टर में बांट देता है। तो इन्वेस्टर ने क्या किया, पैसा इकट्ठा किया, म्यूचुअल फंड को दे दिया। म्यूचुअल फंड ने उसे अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट किया, इक्विटी में इन्वेस्ट कर दिया, बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया, अलग अलग असेट क्लास में इन्वेस्ट कर दिया। फिर उन असेट क्लास ने कुछ रिटर्न जनरेट किया, जो भी रिटर्न आया वो इन्वेस्टर में बांट दिया। तो म्यूचुअल फंड क्या है? प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल मैनेजर्स रहते हैं जिनको आइडिया होता है कि किन असेट क्लास में इन्वेस्ट करना बेटर रहेगा। तो ये क्या है, एक प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जिसमें इन्वेस्टर का पैसा लो और उसको अलग अलग असेट क्लास में इन्वेस्ट कर दो। अब अलग अलग इन्वेस्टर की नीड्स अलग अलग होती है, उसके लिए म्यूचुअल फंड अलग अलग स्कीम्स ऑफर करता है। कोई एक ही स्कीम नहीं ऑफर करेगा, अलग अलग तरह की, जैसे लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, रिटायरमेंट, अलग अलग तरह की स्कीम्स ऑफर करेगा। और कौन से इन्वेस्टर के लिए कौन सी स्कीम सही रहेगी वो उस स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव से डिसाइड होता है। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? रिस्क कितना ले सकते हो, क्या आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन है, और आपको लिक्विडिटी कितनी चाहिए, इस टाइप से डिफाइन होता है। तो जिस स्कीम का ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टर के ऑब्जेक्टिव से मैच कर जाता है, इन्वेस्टर को वो स्कीम ऑफर की जाती है। और एक चीज का ध्यान रखने वाली है, म्यूचुअल फंड को एज ए ट्रस्ट की फॉर्म में एस्टेब्लिश किया जाता है अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। जैसे एक तो हमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाती है, म्यूचुअल फंड के पास प्रोफेशनल मैनेजर्स रहते हैं, तो हमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाती है जिनको काफी इन्वेस्टमेंट का आइडिया रहता है। फिर सेकंड आ जाता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, कि हम अलग अलग जगह पर थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। अगर नॉर्मली मान लो हमारे पास 1000 रुपीज है, तो हम क्या करेंगे, एक दो कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएंगे, उन्हीं का शेयर्स ले पाएंगे। लेकिन म्यूचुअल फंड क्या है, अलग अलग इन्वेस्टर से पैसा ले रहा है, तो उसके पास काफी ज्यादा पैसा आ गया, तो वो काफी सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। और उसके बदले में क्या करता है, म्यूचुअल फंड अपने यूनिट्स इन्वेस्टर को इशू कर देता है। तो हर एक कंपनी का कुछ कुछ पोर्शन इन्वेस्टर के पास आ जाता है, तो इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है, जो कि ऐसे पॉसिबल नहीं होता। थर्ड आ जाता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या है, नॉर्मली आपके पास कुछ पैसा है, मान लो लिमिटेड है, 1 लाख 2 लाख है, क्या करोगे, उससे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आप किसी प्रोफेशनल मैनेजर की सर्विस नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि वो अपनी फीस चार्ज करेगा और वो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। सिमिलरली अगर आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना है, तो आप अपनी लिमिटेड अमाउंट से शायद ना कर पाओ। इकोनॉमीज ऑफ स्केल यही कहता है कि म्यूचुअल फंड ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, उसके बाद जो भी उसकी कॉस्ट है सारे इन्वेस्ट में डिवाइड कर दी। इन्वेस्टर प्रोफेशनल मैनेजर्स को अफोर्ड कर पाए और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई भी कर पाए। फिर आता है ट्रांसपेरेंसी। म्यूचुअल फंड्स को काफी सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करने पड़ते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनकी स्कीम्स की डिटेल्स क्या है। फिर म्यूचुअल फंड को खुद के बारे में भी, कि उनके डायरेक्टर्स कैसे हैं, ये सारी डिटेल्स पब्लिश करनी पड़ती है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी रहती है, इन्वेस्टर को पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन रहती है। फिर म्यूचुअल फंड में रेगुलेटरी कंफर्ट भी मिलता है, म्यूचुअल फंड्स को सेबी रेगुलेट करता है। तो म्यूचुअल फंड पर कुछ रिस्ट्रिक्शन रहती है, जिससे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के पैसे को बर्बाद ना कर दें। फिर टैक्स बेनिफिट्स। म्यूचुअल फंड की कुछ स्कीम्स ऐसी होती है जिनमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, जैसे ईएलएस स्कीम। फिर कन्वीनियंट ऑप्शन। म्यूचुअल फंड में हर टाइप के इन्वेस्टर के लिए कोई ना कोई स्कीम रहती है, उसका विजन लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, रिटायरमेंट हो, कुछ भी हो, हर टाइप की स्कीम रहती है। तो इन्वेस्टर अपने गोल के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकता है। पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे लैक ऑफ पोर्टफोलियो कस्टमाइजेशन। म्यूचुअल फंड अलग अलग इन्वेस्टर का पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और प्रोफेशनली मैनेज करके अपने तरीके से उसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक इन्वेस्टर ये नहीं कह सकता कि मेरा पैसा इस तरह से इन्वेस्ट करो, दूसरा ये नहीं कह सकता मेरा पैसा इस तरह से इन्वेस्ट करो। सबका पैसा जो भी म्यूचुअल फंड स्कीम ऑफर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट होगा। सेकंड आ जाता है चॉइस ओवरलोड। अब म्यूचुअल फंड्स बहुत सारी तरह की स्कीम्स ऑफर करते हैं, तो इन्वेस्टर को ये ओवरलोड हो जाता है कि मैं कौन सी स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करूं, क्या ये स्कीम अच्छी है, वो स्कीम अच्छी है, तीसरी स्कीम अच्छी है, चौथी स्कीम अच्छी है। उसके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा हो गई, तो कई बार वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी स्कीम इन्वेस्ट करूं ताकि मेरा रिटर्न ज्यादा आए। थर्ड है नो कंट्रोल ओवर कॉस्ट। अब म्यूचुअल फंड प्रोफेशनली मैनेज कर रहे हैं, तो वो कुछ इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फीस, प्रोफेशनल मैनेजमेंट की फीस और अलग अलग तरह की फीस होती है जो वो चार्ज करते हैं, उन पर आपका कंट्रोल नहीं रहता।
जो म्यूचुअल फंड को लिमिट अलाउड है उसके अकॉर्डिंग वो उसे चार्ज कर सकते हैं। फोर्थ आ जाता है नो गारंटीड रिटर्न। कहीं पर भी आप पैसा इन्वेस्ट करो, कोई गारंटी नहीं होती कि आपको रिटर्न आएगी ही आएगी। हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशन की 50% रिटर्न आए, हो सकता है म्यूचुअल फंड उसे अचीव ना कर पाए, या फिर आपको लॉस भी हो सकता है। कोई भी गारंटी रिटर्न नहीं होती। फिर नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। कोई भी कंपनी होती है उसका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि सीईओ होगा, उसके नीचे कुछ मैनेजर्स होंगे, उनके नीचे कुछ मैनेजर्स होंगे, फिर उनके नीचे कुछ एम्प्लॉइज होंगे। इसी तरह से म्यूचुअल फंड का जो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सबसे पहले म्यूचुअल फंड में स्पॉन्सर होता है। बेसिकली इसको आप कंपनी के मालिक की तरह समझ सकते हो। इनको हम प्रोमोटर्स भी कहते हैं। इनका काम क्या है? जो भी म्यूचुअल फंड है उसको सेबी के साथ रजिस्टर करना और इनिशियल कैपिटल कंपनी में इन्वेस्ट करना। और जो भी बाकी की एम्प्लॉइज होंगे वो स्पॉन्सर ही अपॉइंट करता है, जैसे स्पॉन्सर ट्रस्टीज को अपॉइंट करता है। अब क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट की तरह स्टैब्लिश है, तो उसको मैनेज करने के लिए ट्रस्टी का अपॉइंट होना जरूरी है। तो स्पॉन्सर सेबी के अप्रूवल की हेल्प से ट्रस्टी को अपॉइंट करता है। ट्रस्टी का काम क्या है? कि जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंस है, सेबी ने जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंस मैंडेटरी करी है, उनके साथ कंप्लायंस हो और इन्वेस्टर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट रहे। इस चीज को ओवरसी करना ट्रस्टी का काम होता है। और स्पॉन्सर और ट्रस्टी मिलकर एएमसी को अपॉइंट करते हैं। स्पॉन्सर भी कर सकता है, ट्रस्टी भी कर सकता है। ये मेंशन कहाँ पर होता है कि कौन करेगा? ट्रस्ट डीड। स्पॉन्सर और ट्रस्टी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसमें ये सारी डिटेल्स मेंशन होती है, उसे हम कहते हैं ट्रस्ट डीड। एएमसी क्या है? एसेट मैनेजमेंट कंपनी। जो भी म्यूचुअल फंड के डे टू डे ऑपरेशंस होंगे उन सबको मैनेज करने का काम एएमसी करेगा। स्पॉन्सर ने तो पैसा इन्वेस्ट कर दिया और ट्रस्टी का काम क्या है? रेगुलेटरी कंप्लायंस। अब एक कंपनी की तरह समझो म्यूचुअल फंड को। जो भी उसके डेली के ऑपरेशंस होंगे उसको मैनेज कौन करेगा? एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको स्पॉन्सर और ट्रस्टी मिलकर अपॉइंट करते हैं, जो कि मेंशन कहाँ पर होता है? ट्रस्ट डीड में। अब जैसे एक कंपनी में अलग अलग टीम्स होती है, ऐसे ही एएमसी में अलग अलग टीम्स होती है। एचआर डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे वेरियस तरह तरह के डिपार्टमेंट्स रहते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स क्या है? पहला है फंड मैनेजमेंट। इन्वेस्टर से पैसा आया, फंड आया, उसको मैनेज कैसे करना है, उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, वो वाली टीम। इसमें मेनली तीन टाइप के लोग रहते हैं: एनालिस्ट, फंड मैनेजर और डीलर। एनालिस्ट का काम क्या है? कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी को ढूंढना कि हम कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। फंड मैनेजर क्या करेगा? जो भी एनालिस्ट ने एनालाइज किया उसको रिव्यू करेगा और फिर फंड को इन्वेस्ट करेगा। डीलर का काम क्या है? ऑर्डर को प्लेस करना। फंड मैनेजर ने बोल दिया कि इस चीज को बाय कर लो, तो डीलर उसको बाय कर देंगे। फिर नेक्स्ट आती है आपकी ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विस टीम। इसमें मेनली आपके रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट, कस्टोडियन, फंड अकाउंटिंग और कैश मैनेजमेंट टीम रहती है। इनकी डिटेल्स हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। फिर आपकी सेल्स और मार्केटिंग टीम होती है, जिसमें आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, और आपकी मार्केटिंग टीम। फिर आपके एचआर डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, ये सब हो गए फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए और आईटी डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी के लिए। अभी जो हमने ओवरऑल स्ट्रक्चर देखा था उसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं एक बार हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्या है? स्पॉन्सर, जो कि मालिक की तरह समझ लो। इन्हीं को मेन पर्सन माना जाता है म्यूचुअल फंड बिजनेस के बिहाइंड। फिर आते हैं आपके बेनिफिशियरी। इस म्यूचुअल फंड का बेनिफिशियरी कौन है? यूनिट होल्डर्स, इन्वेस्टर्स, जो भी पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको बेनिफिशियरी माना जाता है। फिर नेक्स्ट आता है ट्रस्टी, जिनको स्पॉन्सर अपॉइंट करता है। और इनका मेजर काम क्या होता है? इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और रेगुलेटरी कंप्लायंस को देखना। और स्पॉन्सर और ट्रस्टी के बीच में एक एग्रीमेंट होता है जिसे कहते हैं ट्रस्ट डीड। अब ट्रस्टीज को दो नाम से जाना जाता है: बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसकी डिस्टिंग्विशन क्या है? अगर इंडिविजुअल्स एम्प्लॉय हो रहे हैं एज ए ट्रस्टी, इंडिविजुअल्स अपॉइंट हो रहे हैं तो उन्हें बोलेंगे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। और अगर कोई कंपनी अपॉइंट हो रही है तो उसे बोल देंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर नेक्स्ट आता है आपका असेट मैनेजमेंट कंपनी, जो कि डे टू डे मैनेजमेंट देखती है। इसको अपॉइंट कौन करता है? स्पॉन्सर या फिर ट्रस्टी, ट्रस्ट डीड के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट आता है आपका कस्टोडियन, जो कि हमारी ऑपरेशन टीम का पार्ट होते हैं। अब म्यूचुअल फंड ने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया तो जो भी असेट है उसकी डिलीवरी लेना। अगर बाय की है तो असेट को अपने पास रखना, अगर बेची है तो उस असेट को जिसने भी खरीदी है उसको देना। ये काम सारा होता है कस्टडियन का। कस्टडी ऑफ द असेट्स ऑफ द स्कीम। जहां पर भी म्यूचुअल फंड की स्कीम पैसे को इन्वेस्ट कर रही है उसकी कस्टडी से रिलेटेड सारा काम। और इसका अपॉइंट कौन करता है? ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट। अब इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया तो उसके बदले में उसे म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिलेगी। और जो भी इन्वेस्टर से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं कि उनके पास कितनी यूनिट है, उनकी यूनिट होल्डिंग क्या है, वो सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना किसका काम है? रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट का। एएमसी चाहे तो इसको अलग से भी अपॉइंट कर सकती है या फिर इस काम को खुद भी देख सकती है। फिर नेक्स्ट आता है आपका कंप्लायंस ऑफिसर। ये सारे जो भी लीगल कंप्लायंसेस है उसको हैंडल करता है और एक ड्यू डिलीजेंस का सर्टिफिकेट साइन करता है। एएमसी ने जो भी ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट है उन सबको फॉलो किया है, उसका सर्टिफिकेट साइन करता है और ये एएमसी के हेड को रिपोर्ट करता है।
हमने देखा था कि ट्रस्टी का काम भी कंप्लायंस को फॉलो करना है और कंप्लायंस ऑफिसर का काम भी यही है। आप कंप्लायंस ऑफिसर को ऐसे समझ सकते हो कि ट्रस्टी के अंडर एक बंदा है जो कि सारे कंप्लायंसेस को फॉलो कर रहा है और ट्रस्टी उसको ओवरसी कर रहा है कि कोई उसमें मिस्टेक ना हो। फिर नेक्स्ट आती है आपकी फंड मैनेजमेंट टीम। इनका काम क्या है कि जो भी इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा किया उसको इन्वेस्ट और मैनेज करना। इसमें हमारे 3 मेन बंदे थे, एनालिस्ट, फंड मैनेजर्स और डीलर्स। एनालिस्ट का काम क्या है? मार्केट में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना कि कहाँ-कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। फंड मैनेजर का काम क्या है? कि जो भी एनालिस्ट ने अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई किया, उनको रिव्यू करना, उनको इवैल्यूएट करना कि कहाँ पर इन्वेस्ट करना सही रहेगा। जहाँ पर उन्हें लगा सही रहेगा, वो डीलर्स को बोल देंगे कि वहाँ पर ऑर्डर को प्लेस कर दो। तो डीलर का काम क्या है? जो भी फंड मैनेजर ने अपॉर्चुनिटी ढूंढी उसका ऑर्डर प्लेस करना, एक्चुअल में उसको बाय और सेल करना। फिर हमारी ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस टीम है। इसमें दो टाइप की टीम होती है, फ्रंट ऑफिस टीम, बैक ऑफिस टीम। फ्रंट ऑफिस टीम का काम क्या है कि कस्टमर से फेस टू फेस डील करना। कस्टमर अगर कोई कंप्लेंट लेकर आया है उसको फेस टू फेस डील करना। और बैक ऑफिस टीम का काम क्या होता है? एक्चुअल में जो इन्वेस्टर की कंप्लेंट है उसको रिजोल्व करना। तो फ्रंट ऑफिस टीम फेस बनती है, बैक ऑफिस टीम एक्चुअल रिजोल्यूशन का काम करती है। फिर आती है फंड अकाउंटिंग टीम। इस टीम का काम है एक्चुअल में एनएवी को कैलकुलेट करना, नेट असेट वैल्यू, कि म्यूचुअल फंड ने जो यूनिट्स इशू करी उसकी आज के दिन वैल्यू क्या है, उसको डेली बेसिस पर कैलकुलेट करना। फिर आता है मैनेजमेंट टीम। ये क्या करती है? बैंक और फंड मैनेजमेंट टीम के बीच में इंटरफेस का काम करती है कि जो भी इन्वेस्टर पैसा जमा करा रहा है बैंक में वो फंड मैनेजमेंट टीम को मिल जाए इन्वेस्ट करने के लिए। फिर आती है आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम, जो कि मार्केटिंग कैंपेन में हेल्प करती है ताकि म्यूचुअल फंड के बारे में अवेयरनेस बढ़ सके। फिर एडमिन टीम आ जाती है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को देखती है। फिर एचआर टीम आ गई जो कि टैलेंट रिक्रूटिंग इन सब चीज़ों को हैंडल करती है। फिर आईटी टीम आ गई जो कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एएमसी की वेबसाइट है उन सबको मेंटेन करने का काम करती है। इसके बाद आता है स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। हमने देखा था कि म्यूचुअल फंड का एक एडवांटेज क्या था? ट्रांसपेरेंसी। क्यों था? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स को बहुत सारे डॉक्यूमेंट इन्वेस्टर को पब्लिश करने होते हैं जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि इन्वेस्टर के साथ कोई भी धोखा ना हो सके। तो म्यूचुअल फंड जो भी स्कीम ऑफर कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में रहती है। मेनली हमारे 4 से 5 टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं। सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, जिसको एसआईडी कहा जाता है। इसमें क्या होगा? जो भी म्यूचुअल फंड की एक पर्टिकुलर स्कीम है तो वो इन्वेस्टर को बेचना चाह रहे हैं, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होगी। कि स्कीम में रिस्क कितना है, इस स्कीम में पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल कौन-कौन है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी उस स्कीम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ रहेगी? साइड स्कीम इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में। फिर नेक्स्ट आता है आपका स्टेटमेंट ऑफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन एसएआई। इसमें क्या होगा कि जो म्यूचुअल फंड उस स्कीम को इशू कर रहा है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन अबाउट द म्यूचुअल फंड स्लैश एएमसी। जो म्यूचुअल फंड उस स्कीम को इशू कर रहा है, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कि उसके डायरेक्टर कौन है, उसका स्पॉन्सर कौन है। फिर नेक्स्ट आता है आपका इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इसमें क्या होगा? एसआईडी और एसआई की समरी होगी। अब एसआईडी और एसआई तो क्या है? बड़े डॉक्यूमेंट्स हो गए। इन्वेस्टर इतने बड़े डॉक्यूमेंट को पढ़ना पसंद नहीं करते। किम में क्या होगा? उन दोनों की समरी, की पॉइंट जो कि इन्वेस्टर को पता होने ही होने चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है अडेंडम। एक बार हमारे तीनों डॉक्यूमेंट पब्लिश हो गए, उसके बाद अगर इनमें कोई इन्फॉर्मेशन का चेंज करना है तो वो अडेंडम के थ्रू इशू किया जाता है। कोई भी अगर स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में कोई भी चेंज होगा तो वो अडेंडम के थ्रू किया जाएगा। ये आपके सारे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रहते हैं। इसके अलावा एक नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रहता है फंड फैक्ट शीट। ये मैंडेटरी नहीं है लेकिन जनरली मंथली बेसिस पर इसे पब्लिश किया जाता है। इसमें क्या होता है? जैसे म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस से रिलेटेड कि उसने कितना परफॉर्म किया, उसने कहाँ-कहाँ पर इन्वेस्ट कर रखा है, उसकी टॉप 10 होल्डिंग्स क्या है। इस टाइप से ऐसी इन्फॉर्मेशन रहती है जिसका यूज़ करके इन्वेस्टर अलग-अलग म्यूचुअल फंड की स्कीम को कंपेयर कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम की परफॉर्मेंस को भी एनालाइज़ कर सकते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। और जनरली इन्वेस्टर, फंड डिस्ट्रीब्यूटर, मीडिया और अदर इसी फंड फैक्ट शीट का यूज़ करते हैं जब भी उन्हें स्कीम के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला वो क्या है कि जो भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनका फॉर्मेट सेबी प्रिस्क्राइब करती है और उसी फॉर्मेट में बनाना इनका मैंडेटरी रहता है। और जब भी ये बन जाते हैं तो सेबी को सबमिट किए जाते हैं। सेबी इनको ना तो अप्रूव करता है ना डिसअप्रूव करता है। सेबी क्या करता है? केवल अपनी ऑब्जर्वेशन देता है। अगर कोई उसे कमी लग रही है तो केवल अपनी ऑब्जर्वेशन देगा, ना ही इस डॉक्यूमेंट को अप्रूव करेगा ना ही डिसअप्रूव करेगा। उसके बाद आता है कि म्यूचुअल फंड्स को क्लासिफाई किस तरह से कर सकते हैं। मेजरली 3 टाइप से कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर क्या है, उसका मैनेजमेंट स्टाइल क्या है, या फिर इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स का है कि वो कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेगा उसके बेसिस पर। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पर 3 टाइप रहते हैं, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, इंटरवल फंड।
मैनेजमेंट स्टाइल के बेसिस पर एक्टिव और पैसिव रहते हैं। इन दोनों को ही हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड आपकी कैटेगरी क्या होती है? इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, कि म्यूचुअल फंड स्कीम कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करेगी। जैसे अगर इक्विटी में करेगी तो इक्विटी म्यूचुअल फंड हो गया, डेट में करेगी तो डेट म्यूचुअल फंड हो गया, मनी मार्केट में करेगी तो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड हो गया, गोल्ड फंड्स, इंटरनेशनल फंड्स, इस तरह से कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट कर रही है उस टाइप से भी म्यूचुअल फंड को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ फंड में क्या आता है? आपकी ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और इंटरवल फंड। ओपन एंडेड का मतलब क्या हुआ कि ये यूनिट आपको बाय और सेल करने के लिए हमेशा ओपन रहेगी। आप म्यूचुअल फंड से इन्हें कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। स्टार्टिंग में म्यूचुअल फंड ने आपको यूनिट्स ऑफर करी, आपने पैसा लगाया, उसके बाद भी आप म्यूचुअल फंड से बाय और सेल कर सकते हो, कभी भी इनमें एंटर एग्जिट कर सकते हो। क्लोज एंडेड में क्या होगा? जब म्यूचुअल फंड ने फर्स्ट टाइम अपनी यूनिट्स ऑफर करी, जब फर्स्ट टाइम ऑफर करता है उसे क्या कहते हैं? एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। जब ऑफर करी, आप उसी टाइम पर उसे बाय कर सकते हो। इनकी फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट रहेगी, जैसे 5 साल के लिए। तो आप उसी के बाद म्यूचुअल फंड को उसे वापस बेच पाओगे। लेकिन बीच में आपको लिक्विडिटी चाहिए कि आप इससे एग्जिट करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या होता है? क्लोज एंडेड स्कीम्स ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाती है। उसके बाद अगर कोई दूसरा इन्वेस्टर आपसे इसे खरीदने में इंटरेस्टेड है तो आप उससे बेच सकते हो। ओपन एंडेड में क्या था कि म्यूचुअल फंड से आप कभी भी खरीदो और कभी भी बेच सकते हो। क्लोज एंडेड में क्या है कि आप म्यूचुअल फंड से केवल एनएफओ जब फर्स्ट टाइम वो ला रहा है उसी टाइम उसे खरीद सकते हो। फिक्स्ड मैच्योरिटी रहेगी, और जब वो मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी, जैसे 5 साल पूरे हो गए, तभी आप म्यूचुअल फंड को बेच सकते हो। अगर आपको इसको बीच में बेचना है, इन यूनिट्स को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा दिया जाएगा। अगर कोई दूसरा इन्वेस्टर आपसे खरीदने में इंटरेस्टेड होगा, तभी आप इससे एग्जिट ले सकते हो। म्यूचुअल फंड को आप इसे बीच में नहीं बेच सकते। और क्योंकि आप नहीं बेच सकते, यानी कि ये थोड़ी सी इलिक्विड होती है, लिक्विडिटी इनमें कम है। तो लिक्विडिटी कम है तो जनरली ये एनएवी से थोड़ा सा डिस्काउंट पे ट्रेड होती है, क्योंकि इनकी डिमांड थोड़ी सी कम रहती है। फिर थर्ड आता है आपका इंटरनल फंड, जो कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों को कंबाइन करता है। कि फर्स्ट टाइम जब एनएफओ आ रहा है उस टाइम तो आप बाय कर ही सकते हो। उसके बाद ये पीरियोडिकली ओपन होती है, जैसे 2 दिन के लिए ओपन हो गई, उस टाइम पर आप इन्हें ट्रेड कर सकते हो। आप म्यूचुअल फंड से इन्हें बाय और सेल कर सकते हो। तो एनएफओ के बाद क्या होगा? ये पीरियोडिक इंटरवल्स पर ये ओपन होगी, जिसमें आप इन्हें म्यूचुअल फंड से ट्रेड कर सकते हो। उन इंटरवल में आप एंट्री और एग्जिट ले सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट स्टाइल। इसमें 2 तरह के स्टाइल होते हैं, एक्टिव, पैसिव। एक्टिव में क्या होता है? जो म्यूचुअल फंड का मैनेजर होता है, प्रोफेशनल मैनेजर होता है, वो एक्टिवली देखता है कि मुझे पैसे को किस असेट क्लास में इन्वेस्ट करना है, और वो बार बार खरीद बेच करता रहता है। अगर पोर्टफोलियो को रिबैलेंस करने की जरूरत है, एक असेट से निकाल कर दूसरे असेट में पैसा डालना है, तो वो भी फ्रीक्वेंट रहता है। अब क्योंकि फ्रीक्वेंट रीबैलेंसिंग, फ्रीक्वेंट सेल और बाय हो रहा है, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट रहेगी। इस वजह से इनकी ऑपरेशन कॉस्ट थोड़ी सी हाई होती है। लेकिन क्योंकि इसमें प्रोफेशनल मैनेजर काफी एक्टिव है, तो जनरली माना जाता है कि ये बेटर परफॉर्म करेंगी मार्केट से। पैसिव में क्या होता है कि आप किसी स्पेसिफिक इंडेक्स, जैसे सेंसेक्स हो गया, निफ्टी हो गया, उसमें जो जो शेयर्स हैं उन्हीं में इन्वेस्ट करते हो। जो इन इंडेक्सेस में उन शेयर्स का वेटेज है, उसी वेटेज में आप इन्वेस्ट करते हो। इनका बेसिकली पर्पस क्या होता है कि जो आपके इंडेक्स, जैसे निफ्टी की जो रिटर्न आ रही है, मान लो निफ्टी की रिटर्न 10% आ रही है, तो मेरे फंड की रिटर्न भी उतनी ही आए। मैं किसी इंडेक्स को चुनूं और उसको रेप्लिकेट कर दूं, और जो इंडेक्स की रिटर्न आए उसी के आसपास मेरी रिटर्न आए। इसमें ये टारगेट रहता है। इसमें मार्केट को बीट करने का नहीं रहता कि 10% अगर इंडेक्स दे रहा है तो मैं 15% दूं, ये नहीं रहता। आपका टारगेट क्या रहता है कि जो भी इंडेक्स दे रहा है उसी के आसपास करूं। एक्टिव में क्या रहता है? बीट करने का रहता है, कि मार्केट से बेटर परफॉर्म करना है। पैसिव में क्या है? सिंपली हम कॉपी पेस्ट, जो में निफ्टी के शेयर्स हैं उसी को हम रेप्लिकेट कर देते हैं। अब क्योंकि इसमें प्रोफेशनल मैनेजर को ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, केवल रेप्लिकेट करना है, इसलिए इसमें लो रनिंग कॉस्ट होती है। और जनरली जो मार्केट की परफॉर्मेंस होती है, वही हमारे फंड की भी परफॉर्मेंस रहेगी। फिर नेक्स्ट आता है इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कौन कौन कर सकता है, क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट चाहिए, और क्या क्या तरीके हैं जिससे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। एलिजिबल इन्वेस्टर कौन होते हैं, कौन कौन इन्वेस्ट कर सकते हैं? जो इंडिया के रेजिडेंट है, एनआरआईज है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, फॉरेन नेशनल, इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रस्ट, ऑलमोस्ट सारे ही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन वो आपके पीएमएस के सिलेबस में नहीं है। उनकी डिटेल्स मेजरली म्यूचुअल फंड की 5A सीरीज में है। और इनकेस आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स बनना चाहते हो, 5A एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस पर हमने ऑलरेडी सीरीज बना रखी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब जो इन्वेस्टर एलिजिबल है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल है, उनको क्या क्या चाहिए? एक तो केवाईसी पूरा करना मैंडेटरी है। जब भी बैंक में कोई खाता खोलते हो तो भी आप केवाईसी करते हो ना। नो योर कस्टमर, एक आपकी आईडी ली जाएगी, जैसे आधार ले ली, और आपकी फोटो ली जाएगी। फोटो नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? वीडियो के थ्रू केवाईसी करा देंगे। और सेकंड, पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं।
पैन के लिए एक्सेप्शन क्या है? अगर आप एक साल में 50,000 से कम इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड में तो आपको पैन की जरूरत नहीं है, अदरवाइज पैन आपके लिए मैंडेटरी है। अब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर कब कब सकते हो? स्टार्टिंग तो क्या है, इनिशियल परचेज, कि जब म्यूचुअल फंड फर्स्ट टाइम अपना न्यू फंड ऑफर लेकर आया उस टाइम पर आप बाय कर सकते हो। सेकंड, एडिशनल परचेज, कि एनएफओ आ गया, उसके बाद आप मार्केट से या फिर म्यूचुअल फंड से एडिशनल यूनिट्स परचेज कर सकते हो। थर्ड क्या आ गया, रीपर्चेज या फिर रिडेम्पशन, आपने जो यूनिट्स बाय की थी आप उनको बेचने का देख रहे हो, उनको रिडीम करने का देख रहे हो ताकि आपको पैसा वापस मिल जाए। और इसमें ध्यान क्या रखना है, यूनिट्स विल बी रिडीम्ड ऑन ए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, जो यूनिट्स आपने पहले खरीदी होंगी वो पहले रिडीम होंगी। जैसे मान लो आपने 10 यूनिट्स खरीदी 100 के प्राइस पर, फिर आपने 15 यूनिट्स खरीदी 200 के प्राइस पर, अब आप 20 यूनिट्स को बेचने गए। पहले क्या होगा, आपने ये वाली पहले खरीदी थी तो 10 यूनिट्स आपकी ये बिकेंगी, फिर इनमें से 10 यूनिट्स बेचेंगी तो आपके पास 5 यूनिट्स आ जाएंगी, कौन सी वाली, 200 वाली। फिर नेक्स्ट आता है आपका सिस्टेमेटिक ट्रांजैक्शन, आपने सिप का नाम सुना होगा कि मंथली सिप लगा दो। इसमें क्या होता है, सिस्टेमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसमें आप मंथली कुछ अमाउंट म्यूचुअल फंड में लगाते रहते हो, पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट करते रहते हो। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, पीरियोडिक विड्रॉल भी कर सकते हो, कि आपने लमसम एक साथ बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया, उसके बाद आप मंथली थोड़ा थोड़ा विड्रॉ कर रहे हो, उसको कह देते हैं सिस्टेमेटिक विड्रॉल प्लान। थर्ड आता है आपका सिस्टेमेटिक ट्रांसफर प्लान। इसमें क्या होता है कि आपने म्यूचुअल फंड की एक स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, आप उससे दूसरी स्कीम में शिफ्ट होना चाहते हो, लेकिन आप एक साथ नहीं कर रहे कि सारा पैसा इसे निकाल कर सारा दूसरी में डाल दूं। आप पीरियोडिकली कह रहे हो कि हर महीने थोड़ा पैसा एक स्कीम से निकाल कर दूसरी स्कीम में डालते रहो, तो क्या होगा, सिस्टेमेटिक ट्रांसफर प्लान, कि पीरियोडिकली थोड़ा थोड़ा पैसा एक स्कीम से निकाल कर दूसरी स्कीम में जा रहा है। इसके बाद आता है आपका लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कि म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है। तो जो मनी मार्केट होती है और फॉरेन एक्सचेंज प्रोडक्ट होते हैं। मनी मार्केट क्या है, ऐसी सिक्योरिटीज जिनकी मैच्योरिटी एक साल से कम है, उनको कह देते हैं मनी मार्केट प्रोडक्ट्स। या फिर आपके फॉरेन एक्सचेंज है, उनको तो रेगुलेट करता है सेबी भी और आरबीआई भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दोनों ही रेगुलेट करते हैं। अगर आपकी कैपिटल मार्केट एक साल से ज्यादा वाली है, स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, इक्विटी है या फिर बॉन्ड्स वगैरह है, उन सबको कौन रेगुलेट करेगा, सेबी रेगुलेट करेगा। और इसके अलावा क्योंकि म्यूचुअल फंड किसी तरह स्टैब्लिश होते हैं, ट्रस्ट की तरह, तो इन्हें इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 ये भी रेगुलेट करता है। इसके अलावा एक चीज जो आपको नोट करनी है वो क्या है, कि जो भी इन्वेस्टर ने पैसा म्यूचुअल फंड को दिया है वो इंडिपेंडेंटली हेल्ड होगा, ना कि एएमसी की बैलेंस शीट में। एएमसी ये जो अपनी बैलेंस शीट पब्लिश करेगी उसमें एज ए अपनी एसेट नहीं दिखा सकती, इन्वेस्टर की मनी इंडिपेंडेंटली अलग से हेल्ड होगी। फिर हमने फंड फैक्ट शीट देखी थी, नॉन मैंडेटरी डॉक्यूमेंट, जो कि पब्लिश करना मैंडेटरी नहीं है लेकिन मंथली जनरली पब्लिश किया जाता है। इसमें क्या होता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कीम, जैसे कि कब वो शुरू हुई थी, अभी तक उसका कॉर्पस साइज क्या हो सकता है, सेट अंडर मैनेजमेंट, कितना पैसा इस स्कीम में लग चुका है, आज के दिन इसकी NAV क्या है, आज के दिन इसकी वैल्यू क्या है। फिर बेंचमार्क, इस स्कीम की परफॉर्मेंस को मैं किससे कंपेयर करूं, निफ्टी से कंपेयर करूं, सेंसेक्स से कंपेयर करूं, या फिर किस चीज की परफॉर्मेंस से मैं कंपेयर करूं कि इस स्कीम ने अच्छा परफॉर्म किया या फिर बुरा परफॉर्म किया। टॉप 10 सिक्योरिटी कहाँ पर अलोकेशन कर रखा है, फिर सेक्टर वाइज अलोकेशन, किस सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्ट कर रखा है, फिर जिन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया है उनकी रेटिंग प्रोफाइल क्या है। और उसके अलावा कुछ रेशो दिखाए जाते हैं, इनको हम चैप्टर 10 में देखेंगे कि ये रेशो क्या है। इनसे हमें पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस का पता लगता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका नेट असेट वैल्यू, उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। नेट असेट वैल्यू क्या होती है, कि एक यूनिट की जो वैल्यू है वो, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, नेट असेट जितनी आपकी असेट है डिवाइड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, जितनी यूनिट्स आपने इशू कर रखी है, तो इससे आपकी NAV आ जाएगी। तो नेट असेट क्या होती है, जो भी आपकी असेट्स है माइनस आपकी लाइबिलिटी। सेट मतलब जो वैल्यूएबल थिंग्स आप ओन करते हो, और लाइबिलिटी मतलब जो उधार या जो भी चीज आपको चुकानी है, पे करनी है। इसको हम एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। इन्वेस्टर ने 20 करोड़ म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बाय किया, कितने में, 10 रुपीज ईच में बाय किया। टोटल उसने 200 करोड़ की यूनिट्स को बाय किया। उसमें से म्यूचुअल फंड ने 140 करोड़ रुपीस तो इक्विटीज में इन्वेस्ट किया, जो कि 10% से अप्रिशिएट हुए, यानी कि 14 करोड़ उसमें बढ़ गया। जो बचे 60 करोड़ थे वो बैंक डिपॉजिट में रखे, और बैंक डिपॉजिट में रखा तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, तो हमें 8 करोड़ एज ए इंटरेस्ट मिला। इस सब चीज को करने के लिए स्कीम ने एक्सपेंस कितना किया, 4 करोड़ का एक्सपेंस किया, और उसके अलावा 1 करोड़ का एक्सपेंस फ्यूचर में उसे करना है। इस डेटा में आपकी असेट्स क्या होंगी, जो स्टार्टिंग में आपने इन्वेस्ट किया प्लस उन पर जो रिटर्न आया। 200 मैंने इन्वेस्ट किया था, फिर 14 करोड़ मुझे इक्विटी से आया, 8 करोड़ मुझे बैंक डिपॉजिट से आया, और इसमें मैंने खर्चा कितना कर दिया, 4 करोड़ कर चुका हूँ, ये ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो ये मेरे असेट से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा।
तो मेरी 218 करोड़ की तो क्या आ गई, सेट्स आ गई। अब लाइबिलिटी क्या है, जो मुझे फ्यूचर में खर्चा करना है, 1 करोड़ का करना है, तो ये मेरी लाइबिलिटी हो गई। हमारी नेट असेट क्या होती थी, असेट माइनस लाइबिलिटीज, 218 माइनस 1 217 करोड़। अब हमारी एनएवी क्या होगी, हमारी नेट असेट है 217 करोड़ और यूनिट्स कितनी थी, 20 करोड़ यूनिट्स थी। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, 217 डिवाइड बाई 20, तो हमारी 10.85, एक यूनिट की एनएवी क्या आ गई, 10.85 रुपीज। इसके अलावा आपका एक कंसेप्ट क्या होता है, मार्क टू मार्केट, कि जो भी आपके असेट्स की वैल्यूएशन होगी एनएवी की कैलकुलेशन के लिए, वो आज के दिन उनका मार्केट प्राइस क्या है, उस पर होगी। तो मार्क टू मार्केट किसे कहते हैं, प्रोसेस ऑफ वैल्यूइंग सिक्योरिटीज एट देयर मार्केट प्राइस। आज के दिन उनकी मार्केट में वैल्यू क्या है, हमें पर वैल्यू करना है और उसी के अकॉर्डिंग अपने नेट असेट को कैलकुलेट करना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका टोटल एक्सपेंस रेशो। अब म्यूचुअल फंड आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, प्रोफेशनली मैनेज कर रहा है, तो वो अपने कुछ एक्सपेंसेस भी करेगा। वो एक्सपेंसेस वो आप ही से लेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड का तो मन करेगा मैं कितने एक्सपेंसेस ले लूँ, अपना कितना ही प्रॉफिट कर लूँ। लेकिन इस पर सेबी ने लिमिट लगा रखी है। वो लिमिट क्या है, अगर इक्विटी टाइप का म्यूचुअल फंड है तो 2.25% ऑफ डेली नेट असेट्स ऑफ द स्कीम, जो भी स्कीम की डेली नेट असेट्स है उसका 2.25% वो चार्ज कर सकता है। और डेट के केस में ये कितना है, 2%। लेकिन इसमें एक और चीज है कि जैसे जैसे एयूएम बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे स्कीम का पैसा बढ़ता जाएगा, ये परसेंटेज थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। जैसे 2.5 से 2 हो जाएगा, फिर 1.75 हो जाएगा, फिर 1.5 हो जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। तो कहाँ तक कम होगा, इक्विटी वाला है वो 1.05 यहाँ तक कम होगा, और डेट वाला होगा वो 0.80% यहाँ तक कम होगा। इसे क्या बोल देते हैं, लोएस्ट थ्रेशोल्ड। तो आपको बीच वाली कितने करोड़ पे कितना होगा ये याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल मैक्सिमम कितना है, 2.25 फॉर इक्विटी, 2% फॉर डेट। और इनकी लोवेस्ट थ्रेशोल्ड कितनी है, इक्विटी के लिए 1.05 और डेट के लिए 0.80। और जो हमारी एनएवी थी और टीईआर, टोटल एक्सपेंस रेशियो है, ये डेली बेसिस पर कैलकुलेट होता है और डेली बेसिस पर एएमसी की वेबसाइट पर डिस्क्लोज भी होता है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग। म्यूचुअल फंड को अपनी परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करना मैंडेटरी है और इसके लिए सेबी ने गाइडलाइंस दी हुई है। गाइडलाइंस क्या है, नॉर्मल म्यूचुअल फंड स्कीम है यानी कि 1 ईयर से ज्यादा वाली स्कीम है, तो उनको 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और जब से वो स्टार्ट हुई थी, इन सारी परफॉर्मेंस को रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। इसके साथ साथ पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न ऑन ए स्टैंडर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000, यानी कि अगर आपने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो 1 ईयर में कितने हो गए, 3 ईयर में कितने हो गए, 5 ईयर में कितने हो गए, जब से शुरू हुआ तब से कितने हो गए, ये भी शो करना जरूरी है। फिर नेक्स्ट आता है मनी मार्केट स्कीम, ऐसी स्कीम्स जो कि 1 साल से कम की होती है। उनके लिए सेम चीज क्या है, 7 डेज, 15 डेज और 30 डेज, इनकी परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग करना मैंडेटरी है। और ये रिटर्न कैसे दिखाएंगे, एनुअलाइज्ड यील्ड में, जो भी 7 डेज में आई आपकी अर्निंग, उसको एनुअली कि 1 ईयर में करते हैं तो कितनी आती, उस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना मैंडेटरी है। लेकिन साथ में ध्यान क्या रखना है कि कोई अनरियलिस्टिक या फिर मिसलीडिंग पिक्चर नहीं देनी अबाउट फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ द स्कीम। वैसे 7 डेज में तो मान लो इन्होंने 50% कमा लिए, लेकिन इसको अगर हम एनुअल देखेंगे तो फिर 365 डेज में तो ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर वो फ्यूचर में इस चीज़ को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी कि उन्हें लगता है कि 50% आगे नहीं कमा पाएंगे, तो उन्हें एनुअलाइज रिटर्न देते हुए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी मिसलीडिंग पिक्चर ना दे। एक्चुअल जो उन्हें लगता है कि रिटर्न इतनी ही आएगी कि हम 75 तक अचीव कर पाएंगे, तो उतना ही बताना है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की स्कीम को मेजर करने के लिए कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूलेज और रेशो रहते हैं। शार्प रेशो, ट्रेनो रेशो, इन्फॉर्मेशन रेशो, अल्फा, ट्रैकिंग एरर, ये सारे ही पीएमएस की परफॉर्मेंस को मेजर करने के भी यूज होते हैं। और इसके बारे में चैप्टर 10 अलग से है जिसमें इन सारे रेशो को डिस्कस किया हुआ है। ये म्यूचुअल फंड और पीएमएस दोनों के लिए सेम ही है, तो इसे हम चैप्टर 10 में डिस्कस करेंगे। इसके साथ हमारे चैप्टर 6 के कंसेप्ट पूरे होते हैं। अब टाइम आ गया है एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखने का। पहला क्वेश्चन है, डैश इज ए ट्रस्ट दैट पूल्स द सेविंग ऑफ ए नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हु शेयर ए कॉमन फाइनेंशियल गोल। कस्टडियन, डिपॉजिटरी, बैंक, म्यूचुअल फंड। क्या है, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के पैसे को पूल करता है और उसे इन्वेस्ट करता है। फॉलोइंग इज आर द बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने के क्या क्या बेनिफिट्स है, प्रोफेशनल इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, रिस्क रिडक्शन टू डाइवर्सिफिकेशन, कन्वीनियंस ऑफ मेकिंग ट्रांजैक्शन एंड रिकॉर्ड कीपिंग, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे ही बेनिफिट है, हमें प्रोफेशनल मैनेजमेंट भी मिलती है, हम डाइवर्सिफाई भी कर सकते हैं और ये कन्वीनियंट भी है। ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। द टाइप ऑफ सिक्योरिटीज purchased by the fund depends on dash, the investment objective of the fund,
decisions of SEBI about the fund, decisions of RBI about the fund, decision of the fund advisors। तो जो भी स्कीम का ऑब्जेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंग सिक्योरिटीज को परचेज किया जाता है। ऑप्शन ए, द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड। द फॉलोइंग स्कीम है बिलो फीचर्स: continuous sale and purchase of units at NAV or NAV related prices. Investor can enter and exit the schemes at any time during the life of a fund. The scheme does not have specific time frame. Open-ended, close-ended, interval, all of the above। तो ये किसके फीचर्स है कि हम कभी भी एंटर या फिर एग्जिट कर सकते हैं। ओपन एंडेड के, ऑप्शन ए, कैन क्लोज एंडेड फंड्स बी रिडीम्ड बिफोर मैच्योरिटी? यस, बाय फिलिंग फॉर रिडेम्पशन रिक्वेस्ट टू द AMC। यस, द सेम कैन बी सोल्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। नो, दे हैव टू बी कंपल्सरी हेल्ड टिल मैच्योरिटी। नन ऑफ द अबव। तो हमने देखा था कि क्लोज एंडेड स्कीम में क्या होता है कि म्यूचुअल फंड से तो जब NFO आता है उसी टाइम बाय कर सकते हैं और मैच्योरिटी पर ही बेच सकते हैं, लेकिन इनको स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर देते हैं। अगर कोई दूसरा इन्वेस्टर इन्हें खरीदने में इंटरेस्टेड है तो हम स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इनको बेच सकते हैं, इनको रिडीम कर सकते हैं। ऑप्शन बी, यस, द सेम कैन बी सोल्ड वाया रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। डैश आर एंटाइटल्ड टू द प्रॉफिट अराइजिंग आउट ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स: द यूनिट होल्डर्स, द फंड मैनेजर्स, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो म्यूचुअल फंड के बेनिफिशियरी कौन थे? यूनिट होल्डर्स थे, जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है। ऑप्शन ए, यूनिट होल्डर्स। द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन इंडिया इज गवर्न बाय टू मेजर रेगुलेशन एक्ट। द फर्स्ट इज सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन एंड द सेकंड इज द डैश इंडियन फाइनेंस एक्ट, सिक्योरिटीज एक्सचेंज एक्ट, फॉरवर्ड कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट। तो म्यूचुअल फंड किसी तरह एस्टेब्लिश होता है, ट्रस्ट की तरह है, तो इन्हें इंडियन ट्रस्ट एक्ट ये भी रेगुलेट करता है। ऑप्शन डी, द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिव फंड्स एंड पैसिव फंड्स इज बेस्ड ऑन डैश इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स, फंड मैनेजमेंट स्टाइल, स्ट्रक्चर ऑफ फंड, बैकग्राउंड ऑफ द फंड मैनेजर। तो ये किस पर बेस्ड है? फंड मैनेजमेंट स्टाइल। मैनेजमेंट का स्टाइल कैसा है, एक्टिव है या फिर पैसिव है। द कंट्रीब्यूशन मेड बाय यूनिट होल्डर्स इनटू अ स्कीम ऑफ ए म्यूचुअल फंड आर डैश invested in the name of the investor according to his or preference, pool along with other contributions to the scheme, and are invested in financial securities as per the investment objective, deposited with the bank who will be the trustee, and these are used for fund management activities, pooled and given as loans to various companies as equity contributions and debt contributions। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अलग अलग इन्वेस्टर से पैसा लो और उनको पूल करो और स्कीम के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उसे इन्वेस्ट कर दो। ऑप्शन बी, pool along with other contributions to the scheme and are invested in financial securities as per the investment objective। What is cash management team of a mutual fund responsible for? Fund accounting, taxation compliance, it's the interface between banks and fund management team, AMC finances। तो कैश मैनेजमेंट टीम क्या थी? इंटरफेस थी बैंक्स और फंड मैनेजमेंट टीम के बीच में। ऑप्शन सी। देयर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल फॉर ए म्यूचुअल फंड। विच ऑफ दीज इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल? Providing all required information, negotiating better terms with brokers, post on investment research, engaging professional managers। तो जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल यानी कि बहुत ज़्यादा पैसा आपके पास इकट्ठा हो गया तो उससे आप क्या कर सकते हो? आप ब्रोकर के साथ नेगोशिएट बेटर कर सकते हो। जो भी इन्वेस्टमेंट रिसर्च आ रही है वो सारे इन्वेस्टर में डिवाइड हो जाएगी, तो आप बेटर इन्वेस्टमेंट रिसर्च परफॉर्म कर सकते हो। आप प्रोफेशनल मैनेजर भी एंगेज कर सकते हो क्योंकि उनकी भी जो फीस होगी वो इन्वेस्टर के बीच में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन इससे क्या बेनिफिट नहीं मिलता? प्रोवाइडिंग ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। वो तो वैसे भी सेबी की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जो भी इन्वेस्टर को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी प्रोवाइड करनी ही पड़ेगी। तो ये स्पेसिफिक इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं है। म्यूचुअल फंड का तो बेनिफिट है लेकिन इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट नहीं है। ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। द लोवेस्ट एक्सपेंस रेशियो थ्रेशोल्ड फॉर ओपन एंडेड इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम इज 0.1, 0.66, 1.05, 1.75। इक्विटी ओरिएंटेड के लिए हमने क्या देखी थी? लोवेस्ट कितनी है? 1.05। ऑप्शन सी। पैन कार्ड इज नॉट एसेंशियल व्हेन द इन्वेस्टर इज इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड फॉर द टोटल वैल्यू नॉट एक्सीडिंग डैश 25,000, 1 लाख, 2 लाख, 50,000। तो क्या थी हमारी लिमिट? 50,000। ऑप्शन डी। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल फंड एज पर सेबी रेगुलेशन 1996, विच ऑफ दीज इज नॉट ए फीचर ऑफ ए म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड का कौन सा फीचर नहीं है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड सेल्स यूनिट, म्यूचुअल फंड रेज मनी थ्रू वेरियस स्कीम्स, म्यूचुअल फंड इज ए ट्रस्ट। तो म्यूचुअल फंड ट्रस्ट भी है, इन्वेस्टर से मनी भी रेज करता है और उसके बदले में यूनिट्स भी देता है। तो ये तीनों तो म्यूचुअल फंड के फीचर है। क्या नहीं है? म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट।
वो किसी भी एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रियल एस्टेट पर रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। ऑप्शन ए, म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, ये कोई म्यूचुअल फंड का फीचर नहीं है। आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट। While evaluating a scheme, the expense ratio is more significant for debt mutual fund scheme than equity mutual fund schemes. एक्सपेंस रेशो क्या है कि जो एक्सपेंसेस म्यूचुअल फंड स्कीम चार्ज कर सकती है, जैसे मान लो 1% चार्ज करा, तो डेब्ट के केस में ज़्यादा सिग्निफिकेंट है इक्विटी स्कीम से। ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जनरली माना जाता है कि इक्विटी पर रिटर्न ज़्यादा आता है। जैसे डेट पर मान लो 8% रिटर्न आएगा, इक्विटी पर इससे ज़्यादा आता है, जनरली 12-13% ज़्यादा आता है। तो ज़्यादा रिटर्न में से थोड़ा सा काट लिया, मान लो 1% काट लिया, तो आपका फिर भी 11% बच गया। 8 में से 1% काट लिया तो आपका केवल 7% बच गया। इसलिए एक्सपेंस रेशियो डेट के केस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। वाइल इन्वेस्टिंग इन ए शॉर्ट टर्म डेट म्यूचुअल फंड, वन मस्ट वेरीफाई द क्रेडिट क्वालिटी ऑफ द पोर्टफोलियो। तो जब भी हम डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें क्रेडिट क्वालिटी तो देखनी ही चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। हमारी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। लास्ट में आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। विच ऑफ दीज डिस्क्लोजर डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन वेयर द म्यूचुअल फंड स्कीम हैज इन्वेस्टेड। जो बिलो डिस्क्लोजर्स हैं, इनमें से किस चीज से हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि म्यूचुअल फंड स्कीम ने कहाँ पर इन्वेस्ट किया है? फंड फैक्ट शीट, स्कीम वाइज डैशबोर्ड, पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर, या फिर एनएवी डिस्क्लोजर। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस।